किसान और उसके बच्चे। भारत के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामप्रसाद था। रामप्रसाद की उम्र अब ढाल चुकी थी, लेकिन उसका जोश और उत्साह अब भी जवान था। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रमेश। रामप्रसाद अपनी खेतीबाड़ी और मेहनत से अपने घर का गुजरा करता था, लेकिन उसके बच्चे खेतीबाड़ी को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि शहर जाकर पैसा कमाना ज्यादा बेहतर है। एक दिन रामप्रसाद ने देखा कि उसके बेटे काम से जी चुराने लगे हैं। वो खेतीबाड़ी में ध्यान नहीं देते थे और अपना ज्यादा समय इधर-उधर घूमने में बिताते थे। रामप्रसाद को चिंता होने लगी कि अगर ये हाल रहा तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। तभी उसके मन में एक योजना आई। एक रात रामप्रसाद ने अपने तीनों बेटन को बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारे खेत में एक बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम सब मिलकर खेती करोगे तो वो खजाना तुम्हें मिल सकता है। बच्चों ने जब खजाने की बात सुनी तो उनका उत्साह बढ़ गया। अगले दिन से ही वे सब मिलकर खेती करने लगे। उन्होंने जमीन को खूब अच्छी तरह जोता, बीज बोए और सिंचाई की। दिन बी दिन खेती सुधारती गई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। जब फसल कटी गई तो रामप्रसाद ने अपने बेटन से कहा, यही है हमारा असली खजाना। तुम्हारी मेहनत का फल ये है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी फसल तैयार है। बच्चों को तब समझ आया कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी भी अपने पिताजी का साथ नहीं छोड़ेंगे और खेतीबाड़ी को दिल से अपनाएंगे। मोहन, सोहन और रमेश ने खेती के नए तरीके सीखने शुरू कर दिए। उन्होंने नए बीजों और जैविक खेती का उपयोग किया। धीरे धीरे उनकी खेती और भी फलप्रद होने लगी। गांव के अन्य किसान भी उनसे प्रेरित होने लगे और नए तरीकों को अपनाने लगे। एक दिन शहर से एक व्यापारी उनके गांव आया और उसने देखा कि रामप्रसाद और उसके बेटन की फसल बहुत अच्छी है। उसने उनसे सीधा समझौता किया और उनकी खेती की पैदावार को उचित दाम पर खरीदने लगा। इससे उनका आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो गई। अब रामप्रसाद के बेटे गांव के अन्य युवाओं को भी खेती-बाड़ी की महानता समझाने लगे। वे उन्हें नए तरीके बताने लगे, जिससे गांव भर के किसानों की स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव उन्नति की ओर बढ़ने लगा और रामप्रसाद को अपने बच्चों पर गर्व महसूस होने लगा। रामप्रसाद ने अपने बच्चों को नए व्यावसायिक तरीके अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सिर्फ खेती पर ध्यान देने के बजाय कृषि आधारित उद्योगों की शुरुआत की। मोहन ने दूध और दूध उत्पादन का काम शुरू किया, सोहन ने ऑर्गेनिक सब्जियों का व्यापार शुरू किया और रमेश ने फसलों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम शुरू किया। इन सभी नए प्रयासों से उनके गांव में रोजगार के नए अवसर खुले। एक दिन रामप्रसाद बीमार पड़ गया। उसके बेटन ने मिलकर उसका ध्यान रखा और उसका इलाज करवाया। जब उसने देखा कि उसके बेटे अब एक समझदार और मेहनती किसान बन गए हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तुम सबने जो सीखा है वही हमारे गांव और समाज को मजबूत बना सकता है। इसके बाद मोहन, सोहन और रमेश ने गांव के अन्य युवाओं के साथ मिलकर एक किसान समिति बनाई। इस समिति का उद्देश्य था नए और पुराने खेती के तरीकों को मिलकर एक आदर्श खेती प्रणाली तैयार करना। उन्होंने नए तकनीकी उपाय अपनाए जैसे ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप,
और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो उनके गांव को एक आदर्श खेती गांव बना दिया। धीरे धीरे उनका गांव एक मिसाल बन गया और अनेक अन्य गांव के किसान उनसे सीखने लगे। सरकार ने भी उनकी मेहनत को देखकर उनके गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया और उनके खेती के तरीकों को अन्य जगहों पर अपनाया गया। बच्चों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसानों की मदद करनी शुरू की। इस सोसाइटी के माध्यम से किसान बीज, खाद और उपकरण सस्ते दाम पर प्राप्त कर सकते थे। इसका फायदा ये हुआ कि किसानों का उठान और भी तेज हो गया। एक समय आया जब उनके गांव की खेती की सफलता के बारे में मीडिया में भी चर्चा होने लगी। दूसरे राज्यों के लोग भी उनके गांव की सफलता की कहानी सुनने और देखने आए। युवा किसान नए तरीके सीखने लगे और देश भर में उनका गांव एक कृषि आदर्श गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन सरकार की तरफ से उनके गांव को एक विशेष सम्मान दिया गया। मोहन, सोहन और रमेश को राष्ट्रीय स्टार पर सम्मानित किया गया। ये देखकर रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी मेहनत और सीख सफल हो गई। मेरे बच्चे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भला सोच रहे हैं। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि मेहनत और लगन से कोई भी काम असंभव नहीं होता। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। रामप्रसाद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं बल्कि पूरी एक समाज की उन्नति की मिसाल थी। रहस्य नागरी, एक भूल भुलैया की कहानी। गहरे जंगल के बीच एक नगर था, रहस्य नागरी। इस नागरी के विषय में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वे यहाँ जाने से डरते थे। कहा जाता था कि यहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। परंतु एक दिन एक युवक नाम मनिक, जो अनोखी दुनियाओं का रहस्य समझने का शौकीन था, उस नागरी की खोज में निकल पड़ा। मनिक एक होशियार और साहसी नौजवान था। उसने बहुत सारी पुरानी किताबें पढ़ी थी जिसमें रहस्य नागरी का जिक्र था। कहा जाता था कि वहां एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें अगर कोई फंस गया तो कभी निकल नहीं सकता। पर मनिक की सोच अलग थी। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे यहाँ का रहस्य समझना चाहिए। एक रात, चांदनी रात में मनिक जंगल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उसने एक विद्वान से लिया था। परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक अजीब सा माहौल था। पेड़े हवा में हिल रहे थे जैसे कोई छुपके उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल के बीच में एक पुराना द्वार था जिस पर लिखा था, एक बार अंदर आए तो वापस जाना मुश्किल है। मनिक ने बिना किसी दार के द्वार को धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने एक बड़ी सी भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया के दीवारों पर अजीब चित्रकारी थी, जैसे कि वे कहानी सुना रही हो। मनिक ध्यान से दीवारों को देखने लगा और तभी उससे एक आवाज सुनाई दी, यहाँ से वापस जाओ वरना तुम भी कहानी का एक हिस्सा बन जाओगे। परंतु मनिक रुका नहीं। वह आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक अजीब रोशनी भूल भुलैया के अंदर से आ रही थी। उस रोशनी का पीछा करते हुए वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा। वहां एक पुराना सिंहासन पड़ा था और उस पर एक आदमी बैठा था जिसमें एक अजीब सा प्रकाश था। वह एक पुराना राजा था जो इस नागरी का असली राजा था, लेकिन एक श्राप के कारण यहाँ फंसा था। मनिक ने राजा से पूछा, आप यहाँ कौन है और ये नागरी इतनी रहस्यात्मक क्यों है? राजा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटे, ये नागरी एक समय एक सुंदर शहर हुआ करती थी, पर एक भ्रष्ट मंत्रा की वजह
से यहाँ एक भयानक श्राप लग गया। जो भी यहाँ आता है यहाँ का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष चाबी ढूंढनी होगी जो भूल भुलैया के सबसे घनिष्ठ हिस्से में छुपी है। मनिक ने फैसला किया कि वह इस राज को सुलझकर ही रहेगा। उसने राजा से उस चाबी के बारे में अधिक जानकारी ली और चाबी की तलाश में भूल भुलैया में आगे बढ़ गया। परंतु ये काम इतना आसान नहीं था। भूल भुलैया में हर मोड़ पर नए नए छलवा और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। मनिक ने अपने नक्शा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने पर एक नए भंवर जैसे रास्ते खुल रहे थे जो उससे और भी अद्भुत और भयंकर जगहों पर ले जा रहे थे। एक जगह उसने देखा कि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था जो सच्चाई को समझ लेगा वही रास्ता ढूंढ लेगा। मनिक ने सोचा कि यहाँ किसी तार्किक समाधान की जरूरत है। एक मोड़ पार आते ही उसने देखा कि 3 दरवाजे खुले हैं। हर दरवाजे के ऊपर एक प्रश्न लिखा था। क्या तुम सत्य का समर्थन करते हो? क्या तुम्हें भय का सामना करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है? मनिक ने सोचा और तीसरे दरवाजे का चयन किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक तेज रोशनी उसके सामने आई और वह एक नए कक्ष में पहुंच गया। यहां उसने देखा एक पुरानी मूर्ति राखी थी जो किसी देवी की प्रतिकृति थी। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम रखा एक भयंकर आवाज आई, अगर तुमने गलत चुनाव किया तो यही के यही शिला बन जाओगे। मनिक ने अपने मन को शांत किया और ध्यान से मूर्ति को देखा। उस मूर्ति के हाथ में एक छोटी सी चाबी थी। वह समझ गया कि ये वही चाबी हो सकती है जिसके बारे में राजा ने कहा था। उसने धीरे से आगे बढ़कर चाबी उठाई और जैसे ही उसने चाबी को छुआ पूरे कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। दीवारें हिलने लगी और एक नए रास्ते का प्रकट हुआ। मनिक उस रास्ते पर चला और एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर के अंदर एक औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया जो हवा में तैर रही थी। उसने कहा, मनिक, तुमने पहली चाबी प्राप्त कर ली है, पर तुम्हें एक और चाबी ढूंढनी होगी जो इस नागरी का अंतिम रहस्य खोल सके। मनिक ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह नागिनी सरोवर तक पहुंचेगा और दूसरी चाबी प्राप्त करेगा। उसने अपनी सफर की तैयारी की और एक नए रहस्य की तरफ बढ़ गया। मनिक ने रात भर सफर किया और अंततः नागिनी सरोवर के किनारे पहुंचा। सरोवर का पानी गहरा और काला था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए एक विशाल नाग सरोवर से निकल आया। नाग ने अपनी गजब की आंखों से मनिक को देखा और बोला, जो यहाँ बिना मंत्र के आया है वह जीवित नहीं रहेगा। मनिक को याद आया कि राजा ने एक पुराना मंत्र बताया था जो रक्षक को शांत कर सकता था। उसने अपनी यादाशा अद्भुत जंगल का रहस्य भूमिका। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था कालवन। इस जंगल के बारे में यह कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। जंगल के अंदर कई रहस्यमयी जीव जंतु रहते थे और एक गहरी अंधेरी गुफा थी जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले इस जंगल से दूर ही रहते थे, लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। प्रवेश जंगल में। अर्जुन एक युवा शिकारी था जो निडर और साहसी था। उसने अपने पिता से जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और हमेशा से जानना चाहता था कि वहां असल में क्या है। एक दिन वह अपने कुछ औजार और खाना लेकर कालवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया
उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षी भी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। कुछ दूरी चलने के बाद अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। वह साधु जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अर्जुन ने उनसे जंगल के बारे में पूछा तो साधु ने चेतावनी दी, बालक, यह जंगल सामान्य नहीं है। यहाँ वह सब दिखता है जो असल में होता ही नहीं। जो भी इस जंगल में गया वह या तो गुम हो गया या फिर पागल होकर लौटा। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। लेकिन अर्जुन को तो रहस्य जानना ही था। वह साधु को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। रहस्यमय घटनाएं। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी वह देखता कि उसके पीछे कोई परछाई चल रही है, कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे पुकार रहा है। एक बार उसने देखा कि एक पेड़ अचानक हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। फिर अचानक उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखा जो जंगल के बीचों बीच था। जंगल में दरवाजा? यह तो असंभव है, अर्जुन ने सोचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया और उसके अंदर एक सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। गुफा का रहस्य। सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद अर्जुन को एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। गुफा में एक सुनहरी रोशनी थी और चारों ओर अद्भुत चित्र बने हुए थे, जिनमें एक विशाल नाग, एक चमकती हुई तलवार और एक रहस्यमयी पुस्तक बनी थी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, एक तेज आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल नाग निकला। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैरता हुआ दिख रहा था। मैं अर्जुन हूँ। मैं इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता हूँ, अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। नाग ने एक पल उसे घूरा और फिर कहा, यहाँ जो भी आता है उसे परीक्षा देनी होती है। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताया जाएगा। 3 परीक्षाएं। अर्जुन ने हामी भर दी और नाग ने उसकी परीक्षा लेना शुरू किया। पहली परीक्षा, हिम्मत। अर्जुन को एक अंधेरे कुएं में कूदकर उसमें रखे हुए एक हीरे को निकालना था। कुएं में अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे छलांग लगाई और हीरा निकालकर ले आया। दूसरी परीक्षा, चतुराई। नाग ने अर्जुन के सामने 3 दरवाजे रखे और कहा कि केवल एक दरवाजा सही है। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि 2 दरवाजों पर अजीब सी छाया थी जो वास्तविक नहीं लग रही थी। उसने तीसरा दरवाजा खोला और सफल हो गया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई। अंतिम परीक्षा में अर्जुन को एक किताब दी गई जिसमें लिखा था कि अगर वह जंगल का रहस्य जानना चाहता है तो उसे अपनी सबसे प्रिय चीज कुर्बान करनी होगी। अर्जुन ने कुछ सोचा और अपनी मां की दी हुई अंगूठी आगे बढ़ा दी। नाग मुस्कुराया और कहा, तुम परीक्षा में सफल रहे। अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। कालवन का रहस्य। नाग ने अर्जुन को बताया कि यह जंगल एक प्राचीन जादूगर का बनाया हुआ था। यह जादूगर चाहता था कि केवल सच्चे और साहसी लोग ही इस जंगल के अंदर जाएं और उसके छुपे खजाने को खोजें। जो लोग लालच में आकर आते थे वे खो जाते थे, लेकिन जो दिल से सच्चे होते थे उन्हें ही यह जंगल अपनी सच्चाई दिखाता था। नाग ने अर्जुन को जंगल की असली शक्ति दी, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया की सारी रहस्यमय शक्तियां लिखी थीं। अब यह जंगल तुम्हारा है, अर्जुन, नाग ने कहा और गायब हो गया। अर्जुन ने जंगल की शक्ति को समझा और उसे अच्छे कामों के लिए उपयोग करने की ठानी। जब वह गांव लौटा
तो वह पहले से भी अधिक बुद्धिमान और साहसी बन चुका था। नया अध्याय, जंगल की रक्षा। अब अर्जुन का अगला लक्ष्य जंगल की रक्षा करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जल्द ही उसे पता चला कि जंगल में एक नई ताकत उभर रही थी। एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम रक्ताक्ष था, जंगल की शक्तियों पर कब्जा करना चाहता था। रक्ताक्ष के पास काली शक्तियां थीं और वह जंगल को नष्ट कर अपने लिए अपार शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन को अब जंगल को बचाने के लिए एक नए सफर पर निकलना था। उसने अपने साथ कुछ और वीर योद्धाओं को मिलाया और रक्ताक्ष का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। जंगल में कई नई चुनौतियां और रहस्य थे जिन्हें अर्जुन को हल करना था। आगे की कहानी में अर्जुन और रक्ताक्ष की टकराहट, जंगल की रक्षा के लिए एक महायुद्ध और अर्जुन की नई खोजों को जोड़ा जाएगा। जीव जंतु कहानी। जंगल के बीच एक घना और रहस्यात्मक वाना था जिसमें हर प्राणी अपनी जिंदगी जी रहा था। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और समझदार शेर था जिसका नाम रुद्राज था। सभी प्राणी उसका सम्मान करते थे, लेकिन एक लोमड़ी थी जो हमेशा अपनी चतुराई से दूसरों को छलकृष्ण चाहती थी। उसका नाम था चतुरिका। एक दिन जंगल के एक कोनाई में एक नया मेहमान आया। एक छोटा सा, सेफ्ट और सुंदर खरगोश जिसका नाम था नन्नू। नन्नू का स्वभाव बहुत सीधा था और वह सभी से प्रेम करता था। लेकिन जंगल में जीने के नियम अलग थे। यहाँ हर कोई अपनी चतुराई और समझदारी से जीता था। नन्नू जब पहली बार जंगल में आया तो यूज चतुरिका ने देखा। उसने सोचा कि ये नया खरगोश उसके किसी काम आ सकता है, इसलिए उसने नन्नू से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वह नन्नू को अपने वश में करने लगी और उसका भरोसा जीतने लगी। जंगल में एक और प्राणी था जो हमेशा सबकी मदद करता था, एक कौआ जिसका नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम बहुत होशियार था और जंगल के हर कोने की खबर रखता था। उसने चतुरिका की चालकों को पहले भी देखा था, इसलिए यूज शक होने लगा कि वह नन्नू का उपयोग किसी चल में कर रही है। एक दिन चतुरिका ने नन्नू से कहा, तुम्हें पता है जंगल के राजा रुद्राज को मीठा पसंद है। अगर तुम उनके लिए एक विशेष मीठा फल ले आओ तो वह तुम्हें अपनी सुरक्षा में रख लेंगे। तुम फिर किसी भी शिकारी से नहीं डरोच। नन्नू जो कि भोला था, उसने तुरंत मान लिया। उसने बुद्धिराम से सलाह नहीं ली और एक कठिन सफर पर निकल गया जंगल के गहरे हिस्से में जहां विशेष मीठा फल उगता था। बुद्धिराम को जब ये पता चला तो यूज समझ गया कि चतुरिका ने नन्नू को किसी मुसीबत में डाल दिया है। उसने तुरंत एक योजना बनाई और रुद्राज के पास गया। उसने सारी बात बता दी। तभी रुद्राज ने कहा, अगर चतुरिका ने ये सब किया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई बड़ा राज छुपा है। हमें तुरंत जाकर नन्नू की मदद करनी होगी। रुद्राज, बुद्धिराम और कुछ अन्य प्राणी तुरंत जंगल के गहरे हिस्से में गए। वहां जाकर देखा तो नन्नू एक बड़े झाड़ के नीचे फंसा हुआ था और एक बड़ा शिकारी उसके पीछे छुपा था। यहाँ तक कि चतुरिका भी शिकारी की मदद कर रही थी। रुद्राज गुस्सा हो गया। उसने जोर से दहद मारी और शिकारी को भगा दिया। फिर उसने चतुरिका से कहा, तुमने अपने ही जंगल के एक निर्दोष प्राणी के साथ धोखा किया। तुम्हें इसका दंडन मिलना चाहिए। जंगल की सभी प्रजा ने चतुरिका की इस चालाकी को देखा और यूज जंगल से बाहर निकल दिया गया। नन्नू को बचा लिया गया और उसके बाद वह बुद्धिराम का सबसे अच्छा मित्र बन गया। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। जंगल के प्राणी अभी भी इस सोच में थे कि शिकारी यहाँ तक कैसे आया।
बुद्धिराम ने सोचा कि इसके पीछे और भी कोई बड़ा राज हो सकता है। रुद्राज ने घोषणा की कि सभी प्राणी सावधान रहे और जंगल की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया जाए। सुनी। दोनों ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि जंगल के एक छुपे हुए कोने में शिकारी ने अपना एक छोटा सा अड्डा बना रखा था। वाहन पर और भी शिकारी मौजूद थे जो जंगल के जानवरों को पकड़ने का योजना बना रहे थे। बुद्धिराम तुरंत रुद्राज के पास गया और उसे ये सब बताया। रुद्राज ने सभी शक्तिशाली प्राणियों को इकट्ठा किया और मिलकर शिकारियों के अड्डा पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें जंगल के प्राणियों की विजय हुई और शिकारियों को जंगल से भगा दिया गया। जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। रुद्राज ने बुद्धिराम और नन्नू की बहादुरी की प्रशंसा की और जंगल की प्रजा ने सब मिलकर एक उत्सव मनाया। चतुरिका को भी ये समझ आ गया कि चतुराई का सही उपयोग सभी की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि धोखाधड़ी के लिए। इस प्रकार जंगल एक नए और सुखद जीवन की तरफ बढ़ा और सभी प्राणी एक साथ मिलकर शांति और प्रेम से रहने लगे। ये कहानी सभी जानवरों को एक सीख दे गई कि हमेशा दोस्तों की सलाह लेनी चाहिए और बिना सोच विचार के किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही एक और सीख मिली कि एकता और समझदारी से हर कठिन परिस्थिति का समाधान किया जा सकता है। राजा रानी लव स्टोरी। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे महाराज विक्रमादित्य शासन करते थे। वे एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे जिन्हें अपनी प्रजा से बेहद प्रेम था। उनका राज्य सोना सोना सजता था, क्षेत्र हरितिमा से भरा रहता और प्रजा सुखी थी। परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, एक साथी की। दूर एक अन्य राज्य में सुंदरी नाम की एक राजकुमारी थी। सुंदरी सिर्फ नाम से ही नहीं, मन से भी अति सुंदर थी। वे अत्यंत बुद्धिमती, स्नेहमयी और साहसी थी। उनका मन भी अपनी प्रजा के लिए उतना ही कोमल था जितना महाराज विक्रमादित्य का। जब दोनों राज्यों में समझौता की बातें शुरू हुई, तब महाराज ने उनका चित्रा देखा और तुरंत उनका हृदय प्रेम से भर गया। राजकुमारी सुंदरी भी महाराज विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बारे में सुन चुकी थी। उनका न्याय और शौर्य सभी राज्यों में प्रसिद्ध था। जब उन्होंने शादी का संदेश भेजा, तो राजकुमारी सुंदरी ने स्वयं अपनी स्वीकृति दी। शादी संपन्न हुई और राज्य में आनंद की लहर छा गई। सुंदरी के आने से राज्य और भी शक्ति और समृद्धि से भर गया। दोनों का प्रेम दिव्या था, जिसमें सम्मान और विश्वास की गहराई थी। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। एक दुश्मन राजा, जो महाराज विक्रमादित्य से ईर्ष्या करता था, उसने राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज और रानी सुंदरी एक साथ युद्ध के मैदान में उतरे। रानी ने अपनी बुद्धि और युद्ध नीति से राजा का साथ दिया और दुश्मन को हरा दिया। आक्रमण के बाद भी राज्य में शांति बनाए रखना एक चुनौती थी। महाराज और रानी ने नए कानून बनाए जो प्रजा के हित में थे। उन्होंने नए सड़क, मंदिर और विद्यालय बनवाए जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया। महाराज के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण था जो ज्योतिष और तंत्र शस्त्र में निपुण था। एक दिन उसने राजा को सचेत किया कि एक बड़ा आपत्ति काल आने वाला है जो राज्य के अस्तित्व को हिला सकता है। महाराज और रानी ने मिलकर इस भविष्यवाणी का समाधान निकालने का निर्णय लिया। इस दौरान राजकुमारी सुंदरी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु इसी बीच एक गुप्त शत्रु ने रानी के स्वास्थ्य को बिगड़ने का प्रयास किया। महाराज ने अपने गुप्तचरों से इस प्रक्रिया का पता लगाया और शत्रु को पकड़कर सजा दी। एक दिन महाराज एक अन्य राज्य के राजा के निमंत्रण पर गए, तभी रानी सुंदरी पर एक बड़े राजद्रोही आक्रमण किया गया।
रानी ने अपनी बुद्धि और साहस से इस आक्रमण का सामना किया और राजद्रोही को पकड़वा दिया। अंत में राजकुमारी सुंदरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो भविष्य में एक महान राजा बना। महाराज विक्रमादित्य और रानी सुंदरी ने अपनी संतान के साथ एक सुखद जीवन बिताया और राज्य को एक नए स्वर्णयुग में प्रवेश कराया। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, एकता और साहस की भी है। ये एक कहानी है समर्पण, त्याग और राजनीति की। ये शुरुआत है एक नए युग की, जिसमें प्रेम और न्याय की जीत होती है। एक समय यात्री की रहस्य यात्रा। अध्याय 1, एक रहस्य भरी खोज। अर्जुन एक युवा विज्ञान शोधकर्ता था जो समय यात्रा, टाइम ट्रैवल के संभावनाओं पर विश्वास रखता था। उसके गुरु डॉक्टर विश्वनाथ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो समय यात्रा पर गहन अध्ययन कर रहे थे। एक दिन अर्जुन को एक पुराने मंदिर के नीचे एक रहस्य भरी घड़ी मिली जो किसी भी समय में ले जाने का सामर्थ्य रखती थी। जब उसने उस घड़ी को हाथ में उठाया, एक तेज रोशनी चमकी और वो अचानक एक अन्य युग में पहुंच गया। अध्याय 2, प्राचीन भारत की दुनिया। अर्जुन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर है। सामने एक प्राचीन नगर है जिसमें रथ, सैनिक और राजमहल दिखाई देते हैं। यूज जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो मौर्य काल में आ गया है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय। वहां के लोग यूज अन्य युग का समझने लगते हैं। अर्जुन एक ज्ञानी मुनि से मिलता है जो कहता है कि अगर यूज अपने युग में वापस जाना है तो उससे कालचक्र नामक ग्रंथ ढूंढना होगा जो गुप्त रूप से रखा गया है। अध्याय 3, एक रहस्य भरी यात्रा। अर्जुन उस ग्रंथ की खोज में निकलता है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात एक सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी अन्निका से होती है जो उसकी मदद करती है। राजमहल के कुछ लोग आईएसी एक षड्यंत्र मनते हैं और अर्जुन को एक अजनबी या जासूस समझने लगते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तक बात पहुंचती है और अर्जुन को साबित करना पड़ता है कि वो एक शांतिप्रिय युवक है जो सिर्फ एक ग्रंथ की तलाश में है। अध्याय 4, युद्ध और रहस्य। अर्जुन और अन्निका मिलकर ग्रंथ की खोज करते हैं। एक भयंकर सैनिक महारथी रुद्रा उनके विरोध में खड़ा होता है जो चाहता है कि ग्रंथ उसके हाथ लग जाए। अर्जुन को पता चलता है कि ग्रंथ एक रहस्य भरी गुफा में छुपा है जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें एक कठिन यात्रा से गुजरना होगा। अध्याय 5, भविष्य का एक संकेत। जब अर्जुन और अन्निका गुफा तक पहुंचते हैं तो उन्हें ग्रंथ मिलता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस ग्रंथ को हाथ लगाता है, एक तेज रोशनी फिर से चमकती है और वो अचानक एक नए युग में पहुंच जाता है। ये एक भविष्य की दुनिया है जो उनके लिए और भी अधिक रहस्य लेकर आई है। अध्याय 6, भविष्य का अद्भुत शहर। अर्जुन जब अपनी नई दुनिया का निरीक्षण करता है तो देखता है कि ये एक विकसित शहर है जिसमें उन्नत तकनीक का उपयोग हो रहा है। यहाँ उड़ने वाले गाड़ियाँ, रोबोट्स और मानव जैसे ही देखने वेल एंड्रॉइड्स है। अर्जुन को समझ आता है कि ये 2200 वर्ष आगे का युग है। एक अद्भुत वैज्ञानिक डॉक्टर कैरा अर्जुन से मिलती है जो समय यात्रा की विधि पर काम कर रही होती है। यूज अर्जुन के आने का एहसास पहले से ही था। डॉक्टर कैरा उससे बताती है कि कालचक्र सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक समय यात्रा यंत्र का मुख्य मंत्र है। अध्याय 7, विघ्नों का सामना। अर्जुन को वापस अपने समय में पहुंचने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जो एक क्षतिर व्यक्ति ज़ेरोन के पास है। ज़ेरोन एक घातक शक्ति वाला व्यक्ति है जो समय यात्रा का गलत उपयोग करना चाहता है। अर्जुन और डॉक्टर कैरा मिलकर एक योजना बनते हैं जिसे ज़ेरोन से यंत्र छू। आखिरी प्रयास। एक समय की बात है।
एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो।
छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है। थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। शार्क और चारा मछलियां। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां, बेट फिशेस, टैंक में डालीं और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गईं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बंदर और बकरी की कहानी। चंपकवन नाम का एक जंगल था,
जिसमें एक बंदर और एक बकरी रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा मदद करते थे। दोनों की दोस्ती देख जंगल के सभी जानवर उनके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि जंगल के जानवर बंदर और बकरी से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते थे। बंदर बहुत चंचल और बुद्धिमान था। वह जंगल के कोने कोने से परिचित था। एक दिन बंदर ने बकरी से बोला, तुम हर दिन जंगल की यही हरी घास और पत्ते खाती रहती हो। मेरे प्यारे दोस्त, चलो आज मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे अच्छा फल स्ट्रॉबेरी खिलाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्त की बात सुनते ही बकरी के मुंह में पानी आ गया और अंदर ही अंदर वह सोचने लगी कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है जो मेरे बारे में इतना सोचता है और मेरा इतना ख्याल भी रखता है। दोनों दोस्त जंगल के किनारे पर जाते हैं जहां पर एक पेड़ पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगे होते हैं। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और बकरी को फल तोड़ तोड़ कर देने लगता है। लेकिन ऐसे में बहुत समय लग रहा था। तभी बंदर ने दिमाग लगाया और पेड़ की डाल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी नीचे गिर गई और उसका दोस्त उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस समय चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने बाहर गई हुई थी। बंदर के डाल हिलाने के कारण चिड़िया के बच्चे घोंसले से नीचे गिर गए थे। यह सब बकरी देख रही थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त बंदर से बोला कि चिड़िया के बच्चों को आप ऊपर घोंसले में रख दो। बंदर ने वैसे ही किया। तभी चिड़िया की माँ अपने बच्चों के पास खाना लेकर वापस आ जाती हैं। चिड़िया के बच्चे इस पूरी घटना को अपनी माँ को सुना देते हैं। फिर बंदर और बकरी वहां से जाने लगते हैं। चिड़िया उन दोनों को जाते देख उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि आप लोग यहीं रुक जाओ, आपने हमारे बच्चे को बचाया है। आप लोग अच्छे जानवर हो, आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे और भी फल मिल जाएंगे। चिड़िया की बात सुन बंदर और बकरी आपस में बात करने लगे। कुछ देर बाद बंदर ने चिड़िया से बोला, ठीक है, हम लोग आपके लिए कुछ दिन इसी जंगल में रुक जाएंगे। अब तीनों मिलकर खुशी से हवा में उछल पड़े और तीनों दोस्त बन गए। नैतिक सीख, हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। बकरी और बंदर की दोस्ती से हमें सीख लेना चाहिए। जैसे को तैसा। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर बोला कि ऊंट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुहर में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से माना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज सुन बगल के खेत से किसान आ गया और ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे, तभी बीच नदी में ऊंट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो?
ऊंट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है, और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। नैतिक सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सुरेंद्र वर्मा का जन्म सन 1941 को झांसी में हुआ। वह हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उनका नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सन 1972 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए इन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वह संगीत नाटक अकादमी व व्यास सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। भारत रंग महोत्सव की दूसरी संध्या को उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी के कलाकारों ने सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की एक अविस्मरणीय प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। नाटक के निर्देशक सत्येंद्र परमार सहित प्रकाश और सेठ के साथ बाकी चीजों में सहयोग कर रहे मंच से परे तमाम कलाकार भी जोरदार सराहना के काबिल हैं। According to Peter Brook, a good actor doesn't need a set, because the essence of theatre lies in the relationship between the performer and the audience, even in an empty space. मेरे लिए अब यह केवल एक कथन नहीं रह गया है। आज की प्रस्तुति पीटर ब्रुक की बातों को जीवंत करती है। सुरेंद्र वर्मा एक सुलझे हुए साहित्यकार हैं और उनका यह नाटक भी एक जटिल विषय पर सधे हुए शब्दों के साथ मुखर होकर बात करता है, जिसे निर्देशक सत्येंद्र ने और खूबसूरती से निखार कर दर्शकों के सामने रखा। यह नाटक रानी शीलावती और राजा उक के जीवन पर आधारित है। यह नाटक नियोग की प्राचीन प्रथा में छिपी कुरीतियों को सामने रखता है। नियोग प्रथा हिंदू धर्म की एक परंपरा थी। इस प्रथा के तहत जिन महिलाओं के पति संतान पैदा करने में असमर्थ होते थे या जिनका निधन हो जाता था, वे किसी और पुरुष से बच्चा पैदा कर सकती थीं। इस प्रथा का मकसद परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाना और विधवाओं को होने वाली आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों को कम करना था। राजा ओक पिता नहीं बन सकते हैं। यह बात उनके मंत्री परिषद को मालूम पड़ी। राजकाज यथावत चलता रहे और प्रजा में असंतोष न फैले, इसके लिए राजा का एक उत्तराधिकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें यदि एक पुरुष पिता नहीं बन सकता तो उसमें पुरुषार्थ जैसा कुछ भी नहीं है, और यदि एक स्त्री मां नहीं बन सकती तो उसमें स्त्रीत्व है ही नहीं। राजा ओक बने वैशाख की जितनी सराहना की जाए कम है। एक ऐसे पुरुष को चरितार्थ करना जिसे एक गंभीर बीमारी है और वह कई तरह के गहरे भावनात्मक संघर्षों का सामना कर रहा है, किसी भी स्तर पर आसान नहीं रहा होगा। हमारे समाज ने आज भी उन बीमारियों को गुप्त रोग का नाम देकर शहर के बाहर की दीवारों पर ही अकेला छोड़ रखा है। ऐसे अनगिनत पुरुष हैं जो अपनी उस समस्या पर खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस हम अब तक उनके लिए एक उचित वातावरण नहीं बना पाए। राजा ओक बने वैशाख द्वारा नाटक में कहा अंतिम संवाद किसी घोषणा की तरह अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मंत्री परिषद रानी शीलावती को बिना उसकी मर्जी जाने नियोग से संतान पैदा करने के लिए विवश करता है। उन्हें यह कहा जाता है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यानी कि एक रात के लिए वह जिसे चाहे उसे अपना उपपति चुन सकती हैं। स्त्रियों के लिए उसकी अस्मिता से बढ़कर उसके स्वयं का जीवन तक नहीं होता है। लेकिन एक संतान की मोह और सामाजिक बंधनों को सर्वोपरि मानते हुए मंत्री परिषद की बात में आकर राजा उक नगर में यह घोषणा करवाते हैं कि रानी शीलावती जिसे चाहे एक रात्रि के लिए अपना उपपति चुन सकती है। नाटक का वह दृश्य देह ही नहीं, आत्मा तक को सिहरन ला देने वाला था,
जब पंडित बने अभिनेता ओम रानी शीलावती को एक अदृश्य बंधन में बांधते हुए यह समझाते हैं कि नियोग किस प्रकार सही है। हमारा समाज अभी तक स्त्रियों के प्रति सही प्रकार से उदार नहीं हो पाया है। हम अभी भी महिलाओं के साथ किसी न किसी स्तर पर जाने अनजाने उसकी मर्जी और खुशी के विरुद्ध जाकर काम करते हैं। गांवों की अपेक्षा शहरों में थोड़ी आजादी है, लेकिन संपूर्ण आजादी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन उन्हें खाने, पीने, घूमने, पहनने और अन्य सभी आजादी के साथ अपनी देह की इच्छाओं के प्रति संपूर्ण आजाद कर दिया जाएगा। वह किसके साथ संबंध बनाना चाहती हैं, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करे, ना कि एक वैवाहिक बंधन पर। रानी शीलावती बनी तारिका एक अद्भुत और दक्ष अभिनेत्री हैं। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनमें अभिनय के सारे गुण समान मात्रा में मौजूद है। नाटक के शुरुआत में वह जिस प्रकार राजा के आदेश पर चलने वाली एक औरत की तरह आती हैं और अंत में संसार की तमाम स्त्रियों की संपूर्ण आजादी की वकालत मजबूती से करती हुई स्वयं को दर्शकों के सामने एक मिथक की तरह प्रस्तुत करती हैं, वह किसी जादू की तरह घटित होता हुआ लगता है। रानी शीलावती बनी तारिका की संवाद अदायगी का यह असर होता है कि हर एक संवाद सीधे आपके भीतर प्रवेश कर सब कुछ तहस-नहस करने लगते हैं। रानी शीलावती अपने उपपति के रूप में आर्य संतोष को चुनती है। उसके साथ एक रात बिताने के लिए उसे और सेज को तमाम फूलों से सजाया जाता है। वह उसके पास जाती है। आर्य संतोष उसे ना छूने का अपना निर्णय सुना पाता, उससे पहले रानी शीलावती उसे रोकती है। राजा ओक के साथ विवाह के 5 वर्ष बाद तक वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। उसे देह सुख का तनिक भी भान नहीं था। आर्य संतोष से मिलने के पूर्व उसने केवल कहानियों में स्त्री सुख के बारे सुना था। आज उस सुख की अनुभूति करते हुए वह कहीं खोई सी लगती है। उस दृश्य में नियोग की उसकी अनिच्छा और स्त्री सुख की इच्छा के बीच में निस्हाय वो पथराई आंखों से केवल यह सोच रही होती है कि इस सुख में भी मेरी नहीं अपितु एक पुरुष की इच्छा शामिल है। नाटक के अंतिम दृश्य में घटित घटनाओं का सचित्र वर्णन लगभग असंभव है। जब रानी शीलावती नियोग की क्रिया और पहली बार स्त्री सुख की अनुभूति के साथ महल लौटती है, राजा ओक सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्य उनसे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वे युवराज के आने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन रानी शीलावती उनसे पहली बार एक भली स्त्री की भांति नहीं बल्कि एक संपूर्ण स्त्री की भांति वाद संवाद करती है। मंत्री परिषद और राजा ओक के सामने प्रश्नों की झड़ी लगाती हुई पूछती है कि आपका न्याय और धर्म क्या आपकी तरह ही एक तरफा बातचीत करता है? क्या आपके नियम और कानून की किताबों में केवल यह लिखा हुआ है कि पुरुष कहेगा और स्त्री सुनेगी? उसमें हम जिंदगी के रंगों को धुंधला करता खालीपन। जिंदगी खालीपन को भरने का दूसरा नाम भी है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पूरा सम्मान और प्रेम पाने की आकांक्षा होती है, लेकिन जिंदगी कुछ भी पूरा नहीं देती। कुछ अधूरा सा छूट जाता है। इस कुछ अधूरा सा छूटना या बने रहना कोई सामान्य सी बात नहीं होती, वह मन के कोने में गांठ की तरह बन जाता है जो धीरे धीरे मनुष्य को खालीपन की तरफ ले जाता है। हम ऐसी स्थिति में अपने भीतर बैठे खालीपन को भरते कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी से आगे हमारा व्यक्तित्व भी तय होता है। अपने खालीपन को कोई मनुष्यता के दायरे में भरता है तो कोई एकाएक मनुष्य विरोधी हो जाता है। बचपन में भी हम खालीपन से गुजरते हैं, लेकिन उसमें मासूमियत होती है और हम दुनियावी कुटिलता से अनजान होते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मनमस्तिष्क में सांसारिक दावपेंच कुलांचे भरना शुरू कर देते हैं। खालीपन को भरने की प्रक्रिया जटिल होती है। हम समय पर इसे संभाल नहीं पाते और कुछ अलग ही व्यक्ति बनते चले जाते हैं और जिसमें सहजता,
शालीनता और संवेदनशीलता जैसे गुण लुप्त होते जाते हैं। स्वार्थ और व्यग्र निजता हमें सभी के प्रति कठोर बना देती है, लेकिन वहीं हमारे भीतर की कोमलता, संवेदनशीलता, तरलता हमें कला सौंदर्य की तरफ आकृष्ट भी करती है। कला जो हमारे जीवन में रंग भर सकती है, उसकी तरफ भी उन्मुख करती है, हमारे भीतर जन्मती खालीपन की लकीर। जीवन में खालीपन मनुष्य के साथ चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दरअसल इस प्रक्रिया को हम अपनी अपनी जिंदगी में कैसे बरतते हैं, कैसे उसका क्रियान्वयन करते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हमारे खालीपन से हो सकने वाली या बन सकने वाली प्रवृत्ति का केंद्र बिंदु यह प्रक्रिया ही है। हमारे अंतर का खालीपन अक्सर कुंठा में भी बदल जाता है। यदि समय रहते उसे थाह नहीं पाते और परस्पर संवाद से उसका उपचार नहीं कर लेते, यानी अपने मन को बांटना और उस गांठ को खोलना ही इस खालीपन की एक चिकित्सा है, जो हमें अपनी रिक्ति को भरने या किसी गहरे अवसाद को थामने में कारगर हो सकती है। साहित्य में, नाटक में यह खूबी होती है कि वे मनुष्य के भावों का विरेचन करते चलते हैं। अरस्तु द्वारा निर्दिष्ट विरेचन व्यक्ति के भीतर के त्रासद भावों का शमन कर उसे स्फुट करता है। तब जब वह किसी नाटक की प्रस्तुति में अभिनीत चरित्र से सामंजस्य कर अपने आगत विगत को भूल जाता है। संगीत, नृत्य या चित्रकलाएं हमारे अंतर के खालीपन को भरकर हमें आश्वस्ति की तरफ ले जाते हैं। हम हृदय की कलुषता और उसके खालीपन से बनने वाली कुंठा से बाहर निकल जाते हैं। बहुधा हम देखते हैं कि मनुष्य की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा इस खालीपन को भरने का प्रयास ही है। खालीपन शब्द संकुचित अर्थ में नहीं लिया जा सकता, उसी तरह जैसे पाप और पुण्य में एक हल्की लकीर खींच जाते ही पूरा चरित्र ही बदल जाता है। ठीक वैसे ही खालीपन एक सचेतन प्रक्रिया है, संकुचन नहीं। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है कि अपने जीवन में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति में खालीपन नहीं पाया जाता। खालीपन को विश्लेषित करने की यह एक सही समझ है। सच तो यह है कि मनुष्य के अंदर खालीपन किसी भी उम्र में जन्म ले सकता है या हो सकता है। उसका जीवन प्रेम पाने की छटपटाहट में बीत सकता है, तो कभी व्यावसायिक, साहित्यिक सफलता या सम्मान के लिए, और यह सब जब अलग अलग रूपों में हो तो उसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे जहां सिर्फ प्रतिष्ठा हो पर स्नेह नहीं, तो यहां मशीनीकरण की बू आती है। यह भी देखा जाता है कि हम प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं कि दूसरों पर हमें अपनी सोच थोपने की बीमारी होती है। उसे पूरा न होते देख हम उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं जिसने भी उस मनोकांक्षा का पालन न किया हो या प्रक्रिया में खलल डाला हो। अब यह अलग तरह की कुंठा बन जाती है जो हमारे खालीपन से ही उपजती है। हम अपनी बेतुकी जिदों पर अड़े रहते हैं, तिल भर अपने कहे से पीछे हटने को तैयार नहीं होते। हाड़ मास का व्यक्ति एकाएक अपनी खुशी, अपने क्षणिक सुख के लिए बहुतों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। जब आपका खालीपन किसी को बर्बाद करने लगे, लोगों को अपने झूठे समूह में शामिल करने लगे, तो आप मनुष्य विरोधी और दूसरे शब्दों में अराजक होते जाते हैं। यह स्थिति भयानक होती है। हम जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिया मनुष्य विरोधी होना ही है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अंत तक मनुष्य बचे रह पाते हैं कि नहीं। झूठ, दिखावा और सब्ज़बाग कुछ लोगों पर इतना हावी हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति के हंसने, रोने, बुरा मानने की उसकी खुद की स्थिति को वो नियंत्रित करने लगते हैं। किसी को हथियाने या किसी पद को प्राप्त करने की प्रक्रिया में वे कुटिल से कुटिलतर होते जाते हैं। आखिर हम अपना वर्चस्व क्यों कायम रखना चाहते हैं? आज तक कौन है जिसके सिर्फ प्रशंसक हों? कोई बताए अमरता इस संसार में किसे प्राप्त है? हम अक्सर सही और गलत की परिभाषा में उलझे रहते हैं,
जैसे हम जानते हैं, सौंदर्य आकर्षण पैदा करता है, लेकिन आप उस सौंदर्य से शोषण तक पहुंच जाएं और शोषण को सही साबित करने के चलते जानवर बन जाएं। दूसरी तरफ आप अपराध को व्यक्ति विशेष के बचाव में अपराध ही न मानें। अब सोचें, इसमें सही और गलत क्या है? हमारे बने बनाए दृष्टिकोण पर दुनिया नहीं टिकी है। कई संबंधों और उसमें भी स्त्री पुरुष संबंधों को देखते ही हमारा सदियों से भरा दिमाग एक अलग तरह ही रिएक्ट करता है। एक घंटी बजती है उनके दिमाग में, तुम न, और वे अपना निष्कर्ष सौंप कर चले जाते हैं। अपने खालीपन से आक्रांत दूसरों के जीवन को हतभाग करने पर तुले रहते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्तियां मनुष्य के भीतर के अवसाद से उपजती हैं, जिसमें वह सबको अपनी ही नजर से देखने का आदी हो जाता है और मान बैठता है वह सही, बाकी गलत। एक स्त्री का इस धरती पर जो देह माना गया है, उसके इतर कार्य करती स्त्री स्वीकार्य नहीं, वो सामान्य ही नहीं। यह सोच हमारे समय की सबसे बड़ी व्याधि है। इसमें अप्रेम और अंतर के खालीपन से उपजे छिछलेपन की भारी भूमिका है। हम चाहत और प्राप्य के द्वंद्व में उलझे रहकर असल जीवन जीना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमसे असहमत हुआ व्यक्ति हमें अपना शत्रु नजर आने लगता है। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्रेम से जीना और अपनी रिक्ति को संसार के आसन से भरना सीखना चाहिए हम सबको। इसलिए आवश्यक है कि अपने खालीपन को भरने के लिए थोड़ा अपना विस्तार करें और अपने से बहुत कुछ खोने के अंधेरे में किसी को बचाने की कहानियां। इस किताब को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि कविकथाकार फिल्मकार देवी प्रसाद मिश्र की कहानियों के साथ चलना खुद को विशद करना और उदात्त करना ही तो है। कोई है जो खिड़की से भीतर गया, दरवाजे से भीतर जाता तो वह देखने को नहीं मिलता जिसे अब देख महसूस कर पा रहा हूँ, गुन पा रहा हूँ। जादुई यथार्थवाद और ज़मीनी यथार्थ के बीच समाज के सारे कोने खंगालता पाठक पढ़ते हुए विचलित हो रहा है, जबकि सच यह है कि वह गुम होते लोगों की कथाएं पढ़ रहा है। सिक्के से घिसते और पिटते किरदार न्याय के लिए लड़ते हुए और प्रायः हारते हुए मिसफिट और फिर विफल होते चले जा रहे हैं। पाठक उस मिसफिट होने के अनुभव को पढ़ रहा है, जिसे प्रख्यात कथाकार संपादक अखिलेश ने अपनी सम्मति में दर्ज भी किया है। इन सब को पढ़ते हुए शब्दानुभव और निहितार्थ दोनों को बरतने की कला से मुखातिब भी हो रहा हूँ और देख रहा हूँ गद्योन्मुख कहानियां काव्योन्मुख कैसे होती चली जाती हैं। गुम होते लोगों की कहानियों में किरदार परिदृश्य में होते हुए भी गायब हैं। प्रख्यात कथाकार अखिलेश ने भी ऐसी ही बात कही है और एक पंक्ति में अपनी सम्मति का सार लिख दिया, उनके होने का अपहरण कर लिया गया है। होने के अपहरण का तीर सीधे शक्ति संरचना को निशाना बनाता है। प्रत्याख्यान को सिर से सीधे क्लम कर देने वाले यथार्थ में घटित विफल किरदारों की यातनाएं यहाँ रचित और चित्रित हैं, जिसे लिखते बनाते लेखक की रोशनाई अपना प्रकाश उस अंधेरे किले में डाल रही है, जहाँ जिंदगी को कुतरते कीड़ों की झलकियां प्रलंबित आलाप के साथ उभरती हैं। यहाँ उजाड़ की सिसकियां वंशानुगत बर्बरताओं के साथ ग्लानियां और पशेमानियां भी जज्ब हैं। इन सब के साथ असहमति की लहूलुहान आवाजें भी दर्ज हैं, जिसकी ओर आज के महत्वपूर्ण कथाकार योगेंद्र आहूजा भी अपनी सम्मति में इशारा कर रहे हैं। पहली कहानी मैंने पता नहीं कितनी तेज या धीरे से दरवाजा खटखटाया, पढ़ते हुए ही मैंने गद्य पर तैरती रागात्मकता की नाव देख ली, जो भाषा की नदी में बही चली जा रही है। यह प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि मैं बोल बोल कर पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद रुककर खुद से पूछ बैठा कि क्या तुम कविता ऐसे ही पढ़ते हो? मेरे मन ने पूरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब कविता कहानी के नेपथ्य का हिस्सा है और मैं इस दृश्यबंध का भावक। इस आप्लावन के दौरान मुझे वह वाक्य मिल गया कि मुझे अजीब तरह से अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी को बचाया। ये कहानियां बहुत कुछ खोने के अंधेरे में किसी को बचाने की कहानियां ही हैं।
इस कहानी में पिता का गुम होना हमारे पूर्वज और संचित सूझ का लापता होना है। संततियां उन्हें ढूंढ रही हैं। पिता की अधूरी कविता इस ओर इशारा है कि उसे पूरा किया जाना चाहिए। संततियां जब तक इस जिम्मेदारी को समझ रही हैं, वे हताशाओं के बावजूद उम्मीद कायम रख रही हैं। पहली कहानी का एक किरदार जब यह कहता है, अब मरने की हिम्मत नहीं बची है, तब पाठक के तौर पर मैं देख पाता हूं कि मरना विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, आपको स्मृतिवान बने रहना होगा। याद करना, कृतज्ञ होना है। यही निरंतरता है। यह कहानी गायब शब्द को बड़ा अर्थ देती है। उसकी प्रतिगूंज, उसकी अनुगूंज अनुतरंग बन जाती है, जो दिमाग की नसें यूं चटकाती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते हैं और किताब बंद कर देते हैं, और यूं कहानियों के पाठ में यह सिलसिला खुद को दोहराता रहता है। कहानी में खून, पानी और टॉर्च की रोशनी में डायरी हाथ लगती है। इसका विवरण करते हुए देवी प्रसाद मिश्र के सिद्ध हाथों का जादू देखते ही बनता है। आप रचना में डूबते हैं तो सफोकेट भी होते हैं। उबरना मुश्किल ही होता है, क्योंकि स्थितियां विपरीत और घेरने वाली हैं। लिखने की कला की बारीकियों के अपने अबूझ व्याकरण होते हैं, जिसे देवी प्रसाद मिश्र ने एक दुर्वह यात्रा करके हासिल किया है। ऐसी यात्रा सबके बस में कहा। इन ध्वनित होती कहानियों में चीखों और अबोली हिचकियों में अंतर बरता गया है, जो पाठक को स्पंदित करता है और साथ में स्तंभित भी। कह लेने दीजिए कि इन कहानियों को पढ़ते हुए आपकी बेआवाज होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कथ्य के अनुसार शिल्प अगर बदल जाए तो इसे लेखन में परिपक्वता ही कहा जा सकता है। अन्य कहानियां और हेलमेट नाम की दूसरी कहानी की लेखनी में कटाक्ष और कल्पना का समन्वयन है। तब किरदार का सपना ही सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए मिल जाएगा आपको। यह यूटोपिया के साथ गठबंधन का मामला है। बिंब यहां ऐसे चुपके से टिमटिमाते हैं जैसे तारे हों, और फिर देखते देखते धवल चांद बन जाते हैं, शफ़ाफ। बहुत दिलचस्प तरीके से मैं इस कहानी के एक टुकड़े को उद्धृत करता हूं। रेलगाड़ी में एक आदमी ने कहा कि मैंने गले में रात का एक टुकड़ा लपेट रखा है। मेरी जैकेट मिट्टी के रंग की थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैंने पृथ्वी को पहन रखा है। अगर कोई कहता तो मैं कहने की कोशिश करता कि मेरे पिता मेरी पृथ्वी थे और मैं उनकी तेरहवीं करके आ रहा हूं। बात कहने के इसी तरीके का जिक्र मैं ऊपर कर रहा था, जो सीधी न कही जाए और सीधे दिल पर लगे भी। एक जगह आगे लिखा है, वह अमूमन खून में लथपथ सैनिक की तरह चला करती थीं। कई बार जिन जगहों से माँ गुजर गई होती थीं, मैं उन जगहों को बहुत ध्यान से देखा करता था, खून की कोई लकीर देखने के लिए। तब मुझे लगा कि खून बाहर नहीं भीतर बहता रहता था। कहन के इस क्राफ्ट को पाने के लिए लेखनी के जंगल का आरण्यक बनना पड़ता है। बिना भटके ऐसी प्राप्ति संभव कहा। बहुत हौले से विट और कॉमिक स्टेटमेंट सटल कटाक्ष बनकर आता है। केरोसिन और क्रोसिन का प्रसंग ऐसा ही है। केरोसिन जलाने के काम आता है और क्रोसिन दर्द की दवा है। लेकिन कोई है जो क्रोसिन को केरोसिन कहती है। निहितार्थ यह है कि इस त्रासद दुनिया में दर्द की गोली भर से काम नहीं चल रहा। क्यों न इसे फूंक दिया जाए। साहिर कहते ही थे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, जला दो, जला दो। इस एक कहानी में कितनी ही कहानियां हैं, जैसे अन्य कहानियों से बनाई दरी हो। बल्कि कथरी कहें तो और बेहतर, जिसमें कितनी ही कथाओं के पैबंद लगे हैं, जिनका निर्वात और नीरवता पाठक की सांस रोके रखता है। अब क्या हो, तो सोचते हुए कुछ देर के लिए किताब के पन्ने बंद हो उठते हैं। पात्रों का टूटना पाठकों के टूटने से जुड़ जाता है। पात्र की दरारें पाठक की दरार बनने लगती है। पात्र की सांस रुकती है तो पाठक की भी।
लेकिन जैसे एक बुरी दुनिया में लौटने का विकल्प नहीं है, तो कहानियों की तरफ भी लौटना तो पड़ेगा जहां मृत्यु का बैगनीपन है और खून की छोड़ती सुर्खी भी। उस दिन ओवरकोट को उसने नदी में इस तरह से जाते हुए देखा था कि जैसे एक आदमी आत्महत्या करने के लिए कूदा हो। फिर आगे बढ़ते ही पढ़ने को मिलेगा, एक चिंतित सिर को एक हेलमेट ही बचा सकता है न ये बेचैन करने वाले विवरण एक बिगड़ती दुनिया के। पढ़ते हैं। भस्म कहानी को पढ़ते हुए यहाँ बहुत देर के लिए रुका। पंक्तियां आपको सोचने मनन करने के लिए रोकें तो लगता है पढ़ना सफल हो गया। यह कहानी कविता और सत्य के भस्म होने की गाथा है। सोचता हूँ कलयुग में कविता की हत्या होती है या हर कविता का अंत हत्या से हो रहा है। इस युग सत्य को जानना हो तो भस्म की उड़ती राख में उसे पहचाना जाए। भस्म के धुएं से निकलकर मैं सुलेमान कहा है कि तलाश में निकल पड़ा जो अगली कहानी है। खोने के बाद की उद्विग्नता आपको कैसे बेचैन करती है, इस कहानी को पढ़कर समझा जा सकता है। वसंत को बिना आंख के कैसे महसूस किया जा सकता है, यह कहानी का केंद्रीय रूपक है। आंख तो चाहिए ही। इस कहानी को ग्रामीण परिदृश्य में रचा गया है। रोशनी खोने की यह कहानी अपने कथा शिल्प में बाकी कहानियों से एकदम अलग है। यहाँ भाषा देशज है, सहज है और किस्सों की रोचकता से भरी है। कई शब्द ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप चुरा लेना चाहेंगे। इस कहानी की एक और खास बात है, दर्द को दर्द की इंतहा तक घसीटा नहीं गया है, इंतहा का एहसास भर कराया गया है। अचानक दृष्टिविहीन हो जाना किसी के संसार को कितना और कैसे उजाड़ बना सकता है, उस दुख को यहाँ रचा गया है। लेकिन क्या यह देश के दृष्टिहीन होने का मेटाफर नहीं है? यह एक अलग ही शिल्प की कथा है जो लोक कथा की महिमा से अपनी ताकत लेती है। हकीम सुलेमान का रूपक किसी बड़े विकल्प को खोजने का रूपक सा ही है। मिले या न मिले, खोज की बेचैनी महत्वपूर्ण है। अम्मा पृथ्वी पर पृथ्वी की बहन जैसी चलती फिरती थीं। पिता को उस तरह देखती जैसे वह किसी पेड़ को देख रही हों। लेकिन फिर उन्हें यह भी लगता कि पेड़ सूखा है। वह जब भी पिता को पीतल के लोटे से पानी देती तो उन्हें लगता कि पेड़ फिर से हरा हो जाएगा। पिता के मामा के यहाँ कहानी पढ़ते हुए ऐसी पंक्तियां पठनीयता की पात्रता बढ़ा देती हैं। तब इस बात पर यकीन और हो जाता है कि सुंदर बिंब की शब्दावली सरल और सामान्य शब्दों से गुंथी ही हो सकती है। देवी जी सहजता और मौलिकता पर बहुत बारीकी से काम करते हैं। कहानियों का क्राफ्ट कथा और किरदार के साथ अपना रंग ग्रहण करता है। लगता है ऐसा कैसे लिख देते हैं वह। सामान्य गवई भाषा में विरल विराट कविता। कथा वस्तुतः उत्सुकता और जिज्ञासा का तत्व बरकरार रखती है। पात्रों का चरित्र चित्रण और कहानियों की प्लॉटिंग इस तरह से करते हैं, देवी प्रसाद जैसे लट्टू पर रस्सी चढ़ाते हैं ताकि कहानी को पूरी घूर्णन गति मिल सके। यह जादू समझने के लिए आपको इन कहानियों से गुजरना होगा। नए लेखकों को इस किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कहानियों में अवध व्याप्त है, जहां संस्कृति का संगीत तो है ही, पितृसत्ता का भय भी वहां गहरा है। स्त्री की स्वतंत्रता की चाह वेदना ही नहीं ललकार में भी बदलती है। वर्जनाएं हैं तो उनका सहार भी है, और इस कहानी संग्रह का मूल स्वर भी यही है। देवी प्रसाद मिश्र का यह स्वर बना रहे, यही कामना है। कभी न लौटने के लिए जाना। 6 अगस्त 2017 की शाम थी। मैं एमए में एडमिशन लेने के बाद एक शाम आपसे मिलने आपके घर पहुंचा था। असल में मैं और पापा एक ममेरे भाई सुधाकर उपाध्याय से मिलने के लिए वहां गए थे, जो उन दिनों आपके साथ रहा करते थे। मैं अभी साहित्य की दुनिया से एकदम बाहर था।
हालांकि बीए के दिनों में थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ा था और ऐसा मानता था कि लिखने वाले कुछ तो अलग कर रहे हैं। पहली मुलाकात में आप बहुत प्रेम से मिले, हालचाल पूछा, पिता से बातें की और अपने कविता संग्रह पत्थर पर वसंत की एक हस्ताक्षरित प्रति मुझे दी। फिर मैं इलाहाबाद के तुलाराम बाग में रहने लगा। चूंकि यहाँ बीएचयू जैसा न कैंपस था न ही वहाँ जैसा हॉस्टल जीवन, तो मैं अक्सर शनिवार रविवार झूंसी की तरफ निकल लिया करता। इस आने जाने में मेरी और आपकी घनिष्ठता बढ़ती गई। मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज से एमए कर रहा था। इलाहाबाद के नामी और वरिष्ठ साहित्यकार होने के नाते आप लगभग अध्यापकों और साहित्यकारों से परिचित थे। अक्सर हमारा मिलना जुलना होता, बैठकी होती, आप पुराने इलाहाबाद के किस्से सुनाया करते, जिसमें साहित्य, राजनीति, संस्कृति और इस शहर की तमाम जगहें बोलती थीं। तब के कुछ साल पहले लंबी बीमारी के बाद आपकी पत्नी का देहांत हो गया था, जो बालकृष्ण भट्ट जी के विद्यालय में लाइब्रेरियन थीं। तब से आप अकेले ही रहते थे। आपका मन और जीवन इलाहाबाद और बांदा का था। बीच में कुछ समय मेरे ममेरे भाई वहां रहने के लिए आए थे। सन 17 से 19 तक मैं आपसे मिलने लगातार आता था। आप निराला से मिलने के किस्से सुनाया करते थे, कैसे निराला के अंतिम दिनों में हर रविवार आप साइकिल से उनके पास जाया करते और उनको बस देखते रहते। नागार्जुन भी इन्हीं कहानियों का हिस्सा थे। नागार्जुन जब इलाहाबाद आते तो आपके घर जरूर रुका करते। केदारनाथ अग्रवाल से आपके घनिष्ठतम संबंध थे। उन्होंने ही आपको कहा था, बांदा से बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारी प्रतिभा खत्म हो जाएगी। उन्होंने ही आपको गद्य लिखने के लिए प्रेरित किया था। ये सारी बातें मैं आपके साथ रहते हुए जान पाया। आपके समय का इलाहाबाद बहुत अलग था, थोड़ा ठहर ठहर के चलता हुआ। 2019 में भाई के दिल्ली चले जाने के बाद आप फिर अकेले रहने लगे थे। आप दिल्ली जाना तो चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचते ही आपको इलाहाबाद खींचने लगता था, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहां लौट आना चाहते थे। एमए पूरा होने के बाद मैं आपके साथ रहने के लिए आपके घर में चला आया था। आप मुझे परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। लंबे समय से आप अल्पाहारी थे, बहुत कम में आपका पेट भर जाता था। मैं खाना बनाता तो आधी एक रोटी मुश्किल से खाते, दाल पीते। सुबह टहलने जाया करते, आपके एक घोर भाजपाई मित्र आपके साथ टहलने जाते और रोज किसी न किसी बात पर आपकी बहस होती ही रहती। आप जल्दी सो जाया करते थे और रात के 2-2:30 तक आपकी नींद खुल जाया करती थी। यह मेरे सोने का समय होता था। आपके सिरहाने सबद से लाई गई पत्रिकाएं बिखरी रहतीं। लगभग समय में आप पढ़ा करते, कभी कभी टीवी भी देखते। मोबाइल चलाने की आपकी बहुत इच्छा थी, आप सीखना चाहते थे। कभी कभी फेसबुक पर कोई कथन या कविता पोस्ट करवाते तो कहते, नीचे प्रस्तुता में अपना नाम लिख दो, वरना लोग कहेंगे कि पोस्ट करते हैं। जवाब नहीं लिखते। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता कि ऐसे गैलरी खुलती है, ऐसे फोटो लेते हैं, ऐसे कमेंट के रिप्लाई करते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें आप एक छोटी डायरी में नोट करते जाते। टाइपिंग सीखना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपने जरूर सीख ली थीं। मैं चाय बनाता, हम साथ चाय पीने बैठते, आप अखबार पढ़ते हुए खबरें सुनाते जाते। कभी कभी आप खुद चाय बनाते, पीते हुए कहते, तुम ज्यादा अच्छी बनाते हो। इडली बड़े चाव से खाते। पहली बार मैंने आपके लिए ही इडली बनाई थी। चिल्ला बनाना मुझे आपने ही सिखाया था। एक बार मैंने दाल का दुल्हा बनाने की कोशिश की थी, आपको बहुत पसंद आया था। सर्दियों के दिनों में कभी कभी मैं भी आपके साथ झूंसी स्टेशन की तरफ टहलने निकलता था। तब यह जगह छोटी, सुंदर और सुनसान हुआ करती थी। अगर आप झूंसी लौट पाते तो यहाँ की स्थिति देखकर हैरान रहते। लगातार बोलना आपकी आदत में था।
उम्र का तकाजा था या बोलने की पुरानी आदत, आप हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते। कई बार रात में जागने के बाद आपको कोई बात याद आती और मैं सुनते सुनते सो जाया करता। आपके साथ एक लंबा समय बीता। पहली बार वागर्थ में मेरी कविताएं छपने की खबर मिली तो मैं आपके साथ स्टेट बैंक में था। आपको बताया तो आप खुश हुए। फिर मिलने वाले लोगों से उन कविताओं के बारे में बताया करते। आपके साथ की तमाम स्मृतियां मेरे हिस्से आईं। मैं आपको नए कवियों कथाकारों के विषय में बताता रहता, आप उन्हें भी पढ़ते। हम कुछ एक बार साथ सबद गए। आपको मीरा स्मृति सम्मान मिला तब आप आखिरी बार NCZCC गए थे। आपके साथ मेरे प्राध्यापक रहे नीरज खरे जी और आलोचक खगेंद्र ठाकुर जी को भी यह सम्मान मिला था। सम्मान मिलने के पहले आप परेशान थे कि अगर चेक मिला और उस पर इकबाल बहादुर श्रीवास्तव आपका मूल नाम न लिखा रहा तो चेक बाउंस हो जाएगा, परंतु उसमें कोई सम्मान राशि नहीं मिली। 5 मार्च 2021 को मैं आपको आखिरी बार कॉफी हाउस लेकर गया था। कॉफी हाउस आपकी स्मृतियों में अपने पुरानेपन के साथ जीवित था। आप फिराक की कहानियां सुनाते रहे, नाटकीयता आप में थी ही। फिराक साहब की बड़ी बड़ी आंखों का जिक्र करते हुए उनकी नकल करना मुझे अभी भी याद है। वहां आप कालिया दंपत्ति से लेकर कमलेश्वर, दूधनाथ सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, अमरकांत, उपेंद्रनाथ अश्क, ओम प्रकाश मालवीय, कैलाश गौतम और बहुत से साहित्यकारों के किस्से सुनाते रहे। इलाहाबाद के अंतिम दिनों में आपका बाहर निकलना बहुत कम हो गया था। कोविड की एक लहर ने सबके भीतर डर पैदा कर दिया था। आप भी डरे हुए थे। आप में जीने की इच्छा बहुत थी। खाना कम खाते थे, लेकिन अंजीर, खजूर आदि चीजें नियमित थीं। दूध पीते। आयुर्वेदिक दवाओं के ठीक ठाक जानकर हो गए थे। अपनी समस्याओं के लिए खुद ही दवाएं ले आते। यहाँ रहते रहते तंबाकू खाने की आदत नहीं छूटी थी। कभी कभी खांसी बढ़ती तो मैं तंबाकू छोड़ देने को कहता तो मुस्कुराने लगते। बीच बीच में दिल्ली जाते और जल्दी जल्दी वहां से भाग आने की कोशिश करते। कहा करते, शिवम इलाहाबाद में दोस्त हैं, यहाँ के रास्ते याद हैं, अपनी मर्जी से घूमने ठहलने निकल सकता हूँ। वहाँ नीलम बहुत ध्यान रखती है, लेकिन अकेलापन लगता रहता है। एक बार बहुत मजेदार घटना हुई। आप दिल्ली से परिवार के साथ लौटे थे और आते ही आपका आधार कार्ड घर में ही कहीं गिर गया था। आपने उसी समय से खोजना शुरू किया और खोजते ही रहे पर नहीं मिला। मैंने और बाकी लोगों ने भी खोजा। जब 1-2 दिन तक नहीं मिला तो आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु मिल जाए तो लड्डू चढ़ाएंगे, और हैरानी की बात कि अगली दोपहर आधार कार्ड एक कोने में जमीन पर पड़ा हुआ था। पता नहीं चूहे ने इधर उधर किया था या आप खुद पास वाले बैग में रखकर भूल गए थे। खैर मिल गया तो आपने मुझे पैसे दिए और कहा जाओ लड्डू लेकर चढ़ा देना और बाकी हम लोग खाया जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा कैसे प्रगतिशील बनते हैं। खैर मैंने एक पाव लड्डू लेकर एक पेड़ के नीचे एक लड्डू रख दिया और एक गाय को खिलाकर लौट आया और आते ही आपसे पूछा, पहले ये बताइए कि कैसे प्रगतिशील बनते हैं आप लोग। आपने कहा, हम लोग जैसे परिवारों से आते हैं उनमें ये मान्यताएं बहुत गहरे तक धंसी हुई हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में हम लोगों के परिवारों में ऐसी मान्यताएं मांगना स्वाभाविक है। उसी संस्कार ने मेरे भीतर भी काम किया। बाकी मानने से देखो मिल भी गया, और अपनी बात पे नहीं रहता तो बेईमानी होती, बस यही कारण है। मैं आपको समझता था। आपका लिखा उस बीच थोड़ा बहुत पढ़ चुका था। आपकी खरीदी बहुत सी किताबों से मैं साहित्य का पाठक बना। आपको कुछ कुछ कविताएं सुनाता था। आपको सुनता था, इसी वजह से धीरे धीरे आपका इलाहाबाद मुझ में भी रहने लगा था। कोविड के दूसरे लॉकडाउन के पहले अप्रैल में मैं आपको दिल्ली छोड़कर आया। इस बार इलाहाबाद से जाना आपके लिए कभी न लौटने के लिए जाना था।
कुछ समय बाद पता चला कि बारिश में फिसल के गिर जाने से आपके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद आपका ऑपरेशन हुआ, फिर लगातार लंबे समय तक आप बिस्तर पर ही रहे। जिद्दी थे ही, उम्र और बीमारी ने आपको और जिद्दी बना दिया था। अक्सर खाना पीना छोड़ना आपकी आदत थी। दांत की समस्या भी थी। धीरे धीरे सुनने की क्षमता भी क्षीण होने लगी। बाद के सालों में भाभी, आपकी बहू नीलम श्रीवास्तव, जिन्हें मैं भाभी कहा करता, ने आपका बहुत ध्यान रखा। इलाहाबाद के अंतिम दिनों में आप चौथी राम यादव की किताब लोक और वेद आमने सामने पढ़ा करते। मनीषा कुलश्रेष्ठ की किताब मल्लिका पढ़ रहे थे और किसी की लिखी गालिब की जीवनी पढ़ने की इच्छा थी। इलाहाबाद में आपके बहुत से मित्र थे। दिल्ली में रहते हुए भी आपका जीवन यहाँ अटका हुआ था। दिल्ली में यहाँ जैसा घूमना फिरना संभव नहीं था। बिस्तर पे जाना और खाना पीना छोड़ देना आपको लगातार चिड़चिड़ा बनाता गया। मैं लगातार 2 सालों से आपकी स्थिति से परिचित था। कई बार सोचता था कि अब आपको मुक्त हो जाना चाहिए। 1 फरवरी की रात को भाभी ने बताया कि पापा नहीं रहे। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचा कि आप अपने सुख दुख भोग कर अंततः इस चक्र से मुक्त हुए। आपकी किताबों और आपकी स्मृतियों के बीच मुझे लगा कि मैं सोने जाऊंगा और आप शिवम कहकर कोई बात छेड़ देंगे, मैं सुनते सुनते सो जाऊंगा। कुछ समय पहले एक गोष्ठी में आपके कुछ पुराने मित्र मिले थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ काफी समय तक रहा। उन्होंने आपके विषय में कुछ विशेष नहीं पूछा। इधर लंबे समय से न सुन पाने के चलते आपसे फोन पर बातचीत संभव नहीं हो सकी। एक बार दिवाली पर आपसे बात हुई थी। आपने कहा था कि कभी कभी याद कर लिया करो, अच्छे से पढ़ो। कभी कभी आपकी याद आती थी। मैं सोचता था मिलूंगा तो वे पत्रिकाएं दिखाऊंगा जिनमें मेरी कविताएं छपीं। आप उन्हें देखकर खुश होते। आप अक्सर कहा करते थे कि साहित्य भंडार ने जो कहानियों की पांडुलिपि रखी थी उसे छाप देते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने नहीं छापी। इधर लंबे समय से आपकी लगभग किताबें अनुपलब्ध हो गई थीं और आप भी हिंदी साहित्य की दुनिया से बहुत दूर निकल गए थे। आजकल हिंदी साहित्य प्रचार के दम पर चल रहा है। खूब कविताएं छप रही हैं, खूब संग्रह आ रहे हैं। यदि आप जीवित होते तो इन सबको पढ़ने के लिए आपको एक जीवन और लगता। खैर 2 दिनों से लोग आपको दोबारा याद करने लगे हैं। मुझे पता है वे जल्दी ही फिर भूल जाएंगे, फिर भी कुछ लोग तो आपको याद करेंगे ही, उनमें एक मैं भी रहूंगा। जब तक जीवन रहेगा कभी कभी सोने से पहले आपकी आवाज सुनाई देती रहेगी। दिसंबर में दिल्ली आने से पहले सोचा था कि आपसे मिलने जाऊंगा, लेकिन दूरी और समय के अभाव में नहीं आ सका। आपको पता चलता कि मुझे कविताओं के लिए सम्मानित किया गया है तो आपको कितनी खुशी होती। मैं लोगों को महान मानने में जरा भी भरोसा नहीं करता। आजकल जो महान हो जाता है उसे लोग जल्दी ही पीछे ढकेल देते हैं। आप बहुत साधारण से व्यक्ति थे। अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आपने रंगमंच और हिंदी साहित्य को जितना कुछ दिया, उम्मीद करता हूं कि यह हिंदी समाज उसे भुलाने में जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। कस्बाई जिंदगी की तिकड़मों का लुत्फ। हिंदुस्तान कस्बों और नगरों से भरा देश है। अगर हिंदुस्तान से कस्बे निकाल दिए जाएं, तो बस धूल खाते, मिलों के शोर से भरे इलाके, बजबजाते हुए नाले, एक दूसरे से उलझने को तैयार गाड़ियां और आसमान की कोख में घुसने को तैयार इमारतें ही बच जाएंगी। यह भी हो सकता है कि नक्शे पर कंक्रीट की एक मोटी परत ही बच जाए। इसी कंक्रीट की परत से हिंदुस्तान के नक्शे को बचाने की कोशिशें करने वाले लोग ही वो लोग हैं जो कस्बों में बसते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में आपको कस्बे के लिए एक सुंदर कविता मिल ही जाएगी।
हर कवि ने, हर साहित्यकार ने अपने गांव, अपने कस्बे के लिए कोई न कोई पंक्ति दर्ज करते हुए अपना दिल खोल कर रख ही दिया होगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि कस्बे हिंदुस्तान की रूह हैं। मार्क टली की किताब अप कंट्री टेल्स वंस अपन अ टाइम इन द हार्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की इसी रूह की कहानी कहती है। बीबीसी के प्रख्यात पत्रकार रहे मार्क टली की निगाह 50 से अधिक सालों तक हिंदुस्तान की नब्ज पर बनी रही है। इस किताब में संकलित 7 कहानियां पूर्वांचल के 7 अलग अलग कस्बों की कहानियों पर बात करती हैं। मूल रूप से अंग्रेजी की इस किताब का अनुवाद प्रभात सिंह ने धीमी वाली फास्ट पैसेंजर के नाम से हिंदी में किया है। भारत के दक्षिण में एक रेल चलती है, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। इसके बारे में कहा जाता है कि यह इतने धीमे चलती है कि एक साइकिल सवार भी इसे पीछे छोड़ सकता है। मार्क टली की यह किताब उत्तर भारत की ऐसी ही पैसेंजर ट्रेन है जिसे पढ़कर पाठक भी पीछे छूट जाता है। यह ट्रेन पाठक को उसके अपने कस्बे की स्मृतियों के स्टेशन पर उतारती चलती है। इस संग्रह के पहले किस्से का नाम है टीले वाला मंदिर। इस किस्से में भारत के गांवों कस्बों की नसंस में बसे जातिवाद और राजनीति की शर्मिंदा कर देने वाली झलकियां हैं। इस किस्से का केंद्रीय पात्र बुधराम, जो जाति से दलित है, अपने समुदाय के लिए संत रविदास का मंदिर बनाना चाहता है। गांव की दूसरी जातियों के लोग, गोसाई और पंडित किस तरह उसे मंदिर बनाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उसे पढ़कर लगता है कि यह हमारे अपने गांव, अपने कस्बे की कहानी है। किस तरह प्रशासन और व्यवस्था की दृष्टि हिंदुस्तान के हाशिए के वर्गों के लिए आज भी हिकारत भरी है, यह इस किस्से को पढ़कर जाना जा सकता है। इस संग्रह का दूसरा किस्सा मिलनपुर में कुछ किसी जासूसी उपन्यास का हिस्सा लगता है। कभी कभी महसूस होता है कि आप लिखत में कोई 90 के दशक की फिल्म देख रहे हैं, जिसमें एक रॉबिन हुडिया पुलिस इंस्पेक्टर निर्दोष को बचाने के लिए अपने आला अधिकारियों को भी ठेंगा दिखा देता है। मिलनपुर कस्बे के रसूखदार ठाकुर के कत्ल से शुरू हुआ यह किस्सा आखिर में मुजरिम को पकड़ने पर जाकर समाप्त होता है। कातिल को पकड़ने की इस भागादौड़ी में कस्बों में निम्नवर्गीय लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है, इसका भी पता चलता है। इस संकलन का तीसरा किस्सा हलवाहे का संताप एक ऐसे हलवाहे की कहानी कहता है जो अपने बैलों की जोड़ी से जीजान से लगाव रखता है। आधुनिक होते समय में जब उसके गांव के बाकी लोग खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर ला रहे हैं, वह बैलों से ही किसानी करना चाहता है। बैलों के लिए प्यार और प्रकृति से जुड़ाव किस तरह वैश्वीकरण के स्थानीय संकेतक ट्रैक्टर के लिए नफरत में बदलता जाता है, यह इस किस्से में देखा जा सकता है। छोटे किसानों के सामने आने वाली परेशानियां गांव कस्बों में अपनी जड़ें जमाए महाजनी तंत्र और रिश्तों की राजनीति के नग्न संदर्भ इस किस्से में नजर आते हैं। गांवों में जातिगत समीकरण, जाति विशेष होने की झूठी ऐंठ के चलते एक गरीब किसान तीरथपाल यादव को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनसे यह किस्सा और भी रोचक बन पड़ता है। इस किताब का चौथा किस्सा खानदानी धंधा, राजनीति के जोड़घटाव पर आधारित किस्सा है। सुरेश नाम का युवक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड से अपने देश वापस लौटता है और अपने सांसद पिता की विरासत को संभालने का निश्चय करता है। सांसद बनने और इलाके में पहचान बनाने के लिए अपने पिता के सहयोगी मदनलाल के साथ मिलकर वह ऐसी जुगतें भिड़ाता है जो पाठकों में हास्य के साथ खीज और निराशा भी उत्पन्न करती हैं। जमीनी स्तर पर गांवों की स्थिति, जाति से जुड़े राजनैतिक संदर्भ और गांवों कस्बों में विकास की स्थिति के बिंब इस किस्से में दृष्टिगोचर होते जाते हैं। महिलाओं के समूह से कामिनी की बातचीत और भरी सभा में सुरेश की बेइज्जती के दृश्य हास्यास्पद तो हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हम सब के गांव कस्बे में कभी न कभी हुआ ही होगा। इस संग्रह का 5वां किस्सा एक गांधीवादी की प्रेम कथा
एक साथ कई चीजों पर तीखे सवाल उठाता नजर आता है। एक दुबले-पतले लड़के अजीत को अपने माता पिता से ही अपनी कदकाठी को लेकर नस्लीय श्रेष्ठता के तीरों की मार खानी पड़ती है। जातिगत पूर्वाग्रह की बानगी उस समय इस किस्से में दिखाई पड़ती है जब अजीत के शिक्षक उसे मेधावी छात्र जानकर मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने का निश्चय करते हैं। जब यह बात अजीत के पिता रणवीर सिंह को पता लगती है तो उनके शब्द होते हैं, नाम तिवारी है तो शर्तिया वह मक्कार ब्राह्मण होगा। ये ब्राह्मण हमेशा हम जाटों को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। स्कूल से निकलकर जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचता है तो उसकी दोस्त अदिति से होने वाली राजनैतिक बहस और इतिहास की बखिया उधड़ाई में अजीत एक नया युवक दिखाई देता है। शहरों में रहने वाले और कॉलेज जाने वाले युवक युवतियों के मध्य संबंधों के जटिल गणित के बिंब भी इस किस्से में दिखाई देते हैं। विचारधाराओं के टकराव और विश्वविद्यालय की राजनीति की अंदरूनी पड़ताल भी यह किस्सा करता नजर आता है। इसी कड़ी का छठा किस्सा है धीमी वाली फास्ट पैसेंजर। यह किस्सा एक दैनिक पैसेंजर ट्रेन की कहानी है जिसके इंजन का नाम अकबर है और ड्राइवर अंग्रेज है। मुगल अंग्रेज एकता का यह उदाहरण बहुत ही हास्यास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करता है। फरीदपुर के सांसद संजय सिंह राय, जिनकी बसों को इस पैसेंजर ट्रेन के चलते सवारियां नहीं मिलती, वह जुगाड़ लगाकर इस रेल को बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पूर्व प्रधानाध्यापिका अरुणा जोशी उसकी कोशिशों पर पानी फेर देती हैं। इसी गहमागहमी के बीच होने वाली घटनाओं, मोर्चों और बहसों से गुजरते हुए यह किस्सा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां रेल और बस के बीच एक प्रतियोगिता कराई जानी तय की जाती है। रेल के ड्राइवर पैट थॉमस, अकबर इंजन जिनका पसंदीदा स्टीम इंजन है, और सांसद संजय सिंह राय की बस के बीच होने वाले इस मुकाबले में रोचक घटनाक्रम से गुजरते हुए पैट थॉमस अपने अकबर की बदौलत मुकाबला जीत जाते हैं। सांसद की बस के डीजल को भ्रष्ट छुटभय नेता पी जाते हैं, जिससे वह गंतव्य से पहले ही बंद हो जाती है। आखिरकार रेल तो बंद नहीं हो पाती, मगर आखिरी बचे कुछ स्टीम इंजनों में से अकबर की छुट्टी कर दी जाती है। इसी किस्से के नाम पर इस पूरे संग्रह का नाम भी है। बस और रेल के बीच मुकाबले में होने वाले रोचक घटनाक्रमों में क्सबाई हास्य का पुट पाठकों के मन में विनोद जागृत कर देता है। इस किताब के 7वें और अंतिम किस्से का नाम है किस्सा एक भिक्षु का। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे बलरामपुर गांव के रहने वाले दलित युवक राम भरोसे की कहानी है। गांव के अहीरों से विवाद होने पर रिपोर्ट लिखाने गए उसके पिता रामचंद्र सिख थानेदार की सलाह पर उसे स्कूल में भर्ती करा देते हैं। स्कूल में जातिगत भेदभाव के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वह अपना नसीब आजमाने के लिए दिल्ली चला आता है और उसे एक अंग्रेज के बंगले पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते हुए हैलिडे नाम के अंग्रेज मालिक से उसकी बातचीत का वर्णन ऐसा है जैसे दो धर्म के विद्वान बातचीत कर रहे हों। अपने छोटे भाई मैपाल की बेटी स्नेहा की मृत्यु से राम भरोसे के मन में आए भूचाल का वर्णन पाठकों को विह्वल कर देता है। नौकरी छोड़कर गायब हुए राम भरोसे का 5 साल बाद अचानक हैलिडे के पास फोन आता है तो पता लगता है कि वह बौद्ध भिक्षु बन गया है। हैलिडे की उससे मुलाकात पर उसके बौद्ध भिक्षु बनने के कारणों का पता लगता है तो समझ में आता है कि उसकी भिक्षु बनने की यात्रा किन किन मोड़ों से गुजरी है। राम भरोसे के दलित से बौद्ध बनने के विवरण कहीं कहीं असहज करते हैं तो कहीं कहीं मन पर चोट करते हैं। इस पूरी यात्रा में आए विघ्नों, भतीजी की मौत के बाद जन्मे वैराग्य, पारिवारिक दबाव से पार पाते हुए राम भरोसे किस प्रकार सफल बौद्ध भिक्षु बनता है, यही इस किस्से का सार है। इस किताब की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्सबाई संदर्भों और शब्दावली से युक्त है।
एक पाठक के रूप में यह किताब पढ़ते हुए कहीं कहीं ठहरने के लिए तो कहीं रुककर अपने पढ़े हुए के चित्र को मस्तिष्क में फैलाने के लिए मजबूर कर देती है। मार्क टली एक मजे हुए किस्सागो हैं, सो किस्से को बांधने के लिए वह जो जुगते लगाते हैं वह रोचक लगती हैं। पूर्वांचल की ग्राम्य पृष्ठभूमि के बिंब, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय मुहावरों का प्रयोग इसे और बेहतर बनाता है। इन 7 किस्सों में एक बात हर किस्से में मौजूद है, वह है हिंदुस्तान के देहात में पोर में बसा जातिवाद। जातिवाद, जाति की राजनीति, जातिगत भेदभाव का कुछन कुछ अंश आपको हर किस्से में मिल जाएगा। अनुवाद की दृष्टि से देखने पर प्रभात सिंह एक कामयाब अनुवादक हैं, इसकी पुष्टि होती है। प्रभात लंबे समय तक अखबार से जुड़े रहे हैं तो अखबारनवीसी के शब्दों से खेल ही जाते हैं। एक पाठक के तौर पर कहूं तो अगर आप क्सबे से आते हैं तो धीमी वाली फास्ट पैसेंजर पढ़ते हुए आपको बहुत सारी जगह लगेगा कि आपके अपने क्सबे की बात हो रही है। कई जगह आप चौंक उठेंगे कि अरे, ऐसा तो मेरे क्सबे में भी हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह ऐसी किताब है जिसे क्सबाई जिंदगी की तिकड़मों का लुत्फ लेने के लिए पढ़ा जा सकता है। भारंगम में कॉमेडी, लव और वॉर के अंतराल से गुजरे दर्शक। भारत रंग महोत्सव की तीसरी संध्या को MIT विश्वविद्यालय रंगमंच विभाग के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा कंजूस नाटक प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने कंजूसी से इस नाटक का प्रदर्शन किया। नाटक में अपार संभावनाएं थी, कई जगहों पर हास्य उत्पन्न हो सकता था, लेकिन कलाकारों ने ये मौके अपनी कंजूसी की वजह से गंवा दिए। मंच पर अभिनय कर रहे कुछ एक अभिनेता को छोड़ सब नवांकुर अभिनेता लग रहे थे। वे अपनी ओर से बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहे थे और अंत तक उनका प्रयास सफल भी हुआ। कंजूस के लेखक फ्रांसीसी नाटककार मोलियर हैं। इसे पहली बार 9 सितंबर 1668 को पेरिस के पैलेस रॉयल थिएटर में दिखाया गया था। कंजूस मोलियर के प्रसिद्ध नाटक द माइजर का हिंदी रूपांतरण है। यह एक कॉमेडी नाटक है जो मिर्जा बेग के चरित्र के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक अमीर लेकिन कंजूस व्यक्ति है। वह अपने पैसे को जमा करने के लिए जुनूनी है। नाटक लालच और व्यक्तिगत संबंधों एवं समाज दोनों पर इसके विनाशकारी प्रभावों की आलोचना करता है। मिर्जा की अत्यधिक कंजूसी उसे अपने परिवार की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं, जो ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जिन्हें उनके पिता वित्तीय कारणों से नापसंद करते हैं। धन के प्रति मिर्जा का जुनून हास्यास्पद स्थितियों, गलतफहमियों और संघर्षों को जन्म देता है, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी एक अमीर प्रेमी से और अपने बेटे की शादी एक बड़ी उम्र की महिला से करने का प्रयास करता है। वह गुप्त रूप से अपने भाग्य की रक्षा करने की कोशिश करता है। नाटक में अत्यधिक लालच की बेतुकी बातों को उजागर करने के लिए प्रहसन और तमाशापूर्ण हास्य का उपयोग किया गया है, जिसमें मिर्जा का चरित्र मानवीय मूर्खता के प्रतीक के रूप में उभरता है। नाटक में कई जगहों पर गाने आते हैं, लेकिन मिर्जा और फर्जीना के संवाद सहित और कई दृश्यों में जहां पार्श्व ध्वनि की आवश्यकता लगती है, उन्हें खाली छोड़ दिया गया है। नाटक के निर्देशक अमोल देशमुख का ध्यान संभव है इस ओर नहीं गया हो, लेकिन पार्श्व ध्वनि नाटक की गति और दृश्य की रोचकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बकौल सलीम खान, कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम है। आप रोने अथवा गंभीरता का अभिनय निरंतर अभ्यास और सही दिशानिर्देश मिलने पर कर सकते हैं, लेकिन कॉमेडी आपको स्वयं ही करनी होती है और उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना ही चाहिए। लेकिन आप केवल सेंस ऑफ ह्यूमर से लोगों को नहीं हंसा सकते, उसके लिए सेंस ऑफ टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है कि कब, कहां, कितनी मात्रा में, किस तरीके से, क्या बोलना है। इसकी समझ कॉमेडी करना आसान बना देता है।
जो अभिनेता कॉमेडी नहीं कर सकता है उसे संपूर्ण अभिनेता नहीं माना जाता है। नाटक अपने मध्य में पहुंचता है तो प्रेक्षागृह में बैठा एक छोटा बच्चा एक दृश्य पर गुदगुदाता है। सारे दर्शक दृश्य पर नहीं बल्कि पहली बार उस बच्चे की वजह से हंसते हैं। यदि संभव हो तो निर्देशक महोदय सहित सभी अभिनेता इकट्ठे बैठकर जॉनी वाकर, महमूद, कादर खान, असरानी सहित और कई पुराने कमाल के हास्य अभिनेताओं को एक बार देख सकते हैं। नए समय में चाहें तो जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी, रवि गुप्ता और भी कई अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को देख सकते हैं। नाटक के कुछ एक दृश्य को देखकर मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि समय रैना और हर्ष गुजराल को भी चुपके से अकेले देख ही लीजिएगा। ये वो लोग हैं जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ टाइमिंग दोनों समान मात्रा में हैं। नाटक कई कारणों से बेहतर प्रस्तुति बनकर नहीं उभर सका, लेकिन दो किरदारों ने बढ़िया काम किया। फरजीना और मिर्जा की बेटी का किरदार निभा रही दोनों अभिनेत्री अपने चरित्र में खूब सज रही थी। भारत रंग महोत्सव में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक छात्रों ने द लास्ट प्रॉफिट नाटक खेला। मंच को एक घने जंगल में तब्दील कर 1 घंटे तक भागते दौड़ते अभिनेताओं के माध्यम से वहां नरसंहार की विभीषिका को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। द लास्ट प्रॉफिट नाम एक विशेष समुदाय के एक विशेष व्यक्तित्व से जुड़ाव रखता है, लेकिन नाटक का उसके नाम से कहीं कोई जुड़ाव नहीं। लेखक और निर्देशक पस्की नाटक के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, यह स्पष्ट होता नहीं दिखता है। यह अस्पष्टता अभिनेताओं के किरदारों में भी दिखती है। उन्हें निर्देशक द्वारा यह बताने की आवश्यकता महसूस होती है। एक दृश्य में नाटक फिलिस्तीन और इजराइल की बात करता हुआ नजर आता है। अगले दृश्य में किस विषय में बात करता है, यह समझने की कोशिश में नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक में पार्श्वध्वनि और कुछ एक दृश्यों को छोड़ दें तो बहुत कुछ उत्साहित करने जैसा नहीं था। कम संवाद के नाटकों की अपनी चुनौती होती है। जिस चुनौती को भुनाने का आधा जिम्मा कहानी और बाकी अभिनेता, सेट, प्रकाश, म्यूजिक एवं वस्त्र के हिस्से आता है। नाटक में आखिर की आधी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश नजर आ रही थी, लेकिन जब आपके पास स्पष्ट बात ही ना हो कहने के लिए तो आप चाहें जितना स्पष्ट बोल लें, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। यह नाटक दो भाईचारे वाली जनजातियों के बीच के सांप्रदायिक संघर्ष के बारे में बताता है। नाटक उस संघर्ष की आखिरी रात से शुरू होता है, जिसमें एक जनजाति अपने भाईचारे वाली दूसरी जनजाति से भिड़ती है। ये भिंत एक जनजाति के द्वारा दूसरी जनजाति के देवता की मूर्ति को नष्ट कर उसके शरीर के टुकड़ों से खेलते हुए ठहाके लगाते हुए खत्म होती है। प्रस्तुति के उपरांत निर्देशक ने बातचीत में स्वयं ही कहा कि वह अपने नाटक से संतुष्ट नहीं है। इसमें कई जगह बदलाव की गुंजाइश है। भारत रंग महोत्सव में अभिमंच सभागार में रजनीश मनी के निर्देशन में नाटक रोमियो जूलियट और अंधेरा की प्रस्तुति हुई। 1960 में जान ओच्चेनाशेक द्वारा लिखित नाटक का मंचन 2025 में होता है और उसे देखते हुए यह महसूस होता है कि ये तो आज की अभी की कहानी है। इसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक छात्र विशेष बधाई के पात्र हैं। मंच के मध्य में एक गिद्ध सबसे ऊंचे खड़ा है, जिस पर जब लाल प्रकाश पड़ता है तो वह और भयावह नजर आता है। उसके साये में कई परिवार अपने घरों के तहखानों में किसी डरे हुए चूहे की तरह छिपकर जीने के लिए मजबूर हैं। प्रेम और कविता विपरीत परिस्थितियों में ही जन्म लेती है। रक्तपात की विभीषिका में जिंदा रहने की जुगत के बीच दो लोग एक दूसरे से चुपचाप प्रेम कर रहे होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में किशोर वय के प्रेमियों की कोमल करुण गाथा शुरू होती है, जिसमें ईसाई लड़का एक यहूदी को अपने पढ़ने की कोठरी में छिपा देता है
ताकि वह कंसंट्रेशन कैंप भेजे जाने से बच सके और नाजी सिपाहियों का शिकार न बने। धीरे धीरे कोठरी से बाहर का जीवन कोठरी के भीतर के जीवन से इतना घुल मिल जाता है कि एक ही प्रश्न बचता है, स्वतंत्रता क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? युद्ध क्यों जरूरी है? आखिर कब एक युद्ध से दूसरे युद्ध का जन्म होना बंद होगा? नाटक में दिखाए कंसंट्रेशन कैंप का दृश्य अभी भी मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। उस एक दृश्य के लिए निर्देशक रजनीश मनी को अधिक सराहना मिलनी चाहिए। गिद्ध पर सुर्ख लाल रोशनी दिल को दहलाने देने वाली पार्श्व ध्वनि और मंच के मध्य में एक जाल में तड़पते लोग उस भयावह स्थिति को मंच पर उतारती है जो हिटलर और उसके नाजी सैनिकों के द्वारा यहूदियों की निर्मम हत्या से उत्पन्न हुई थी। मनुष्य के मनुष्यतर होने का सार प्रेम में छिपा है। ये दुनिया भावनात्मक लोगों के भाव से बनी है, जिसे हर समय में निरंतर केवल भाव ही चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त बाकी सारी चीजें माया है। प्रेम वह साहसिक काम है जिसे करने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। हत्या करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। इसलिए वर्तमान समय में प्रेमियों से अधिक हत्यारे हैं, लेकिन सैकड़ों हत्यारों पर प्रेम से भरा एक दिल हमेशा भारी रहेगा। रोमियो जूलियट और अंधेरा के नायक और नायिका के पास वही एक दिल है जो प्रेम से फलीभूत हो रहे हैं। वे जब साथ में नृत्य करते हैं तो गिद्ध पर लाल रोशनी नहीं बल्कि उनके ऊपर गुलाबी और पीली रोशनी पड़ रही होती है। प्रेम जब अपना सिर उठाता है तो तोप से गोले नहीं पुष्प की वर्षा होती है। नाटक का ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि क्षण भर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम अभी भी गिद्ध के साए में छिपे चूहों की भांति इंसान की कहानी देख रहे हैं। व्यक्ति के दुखों पर मरहम लगाना प्रेम का नैसर्गिक गुण है।